Hello students, today our topic is cybernetics and in this lecture we are going to discuss about intellectual property right in detail that are patent, copyright and trademark. So let's start. तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो ये डेफिनेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ टर्म रेफरिंग टू अ नंबर ऑफ distinct type of creation of the mind for which property rights are recognized in the corresponding fields of law। अब इसमें क्या आएगा आपका, ये कहाँ एप्लीकेबल होगी? टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, बुक्स एक्सेट्रा, ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्टेड होती हैं आपकी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले बात करते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड है। अभी आप कोई बुक लिखते हैं, ऑथर हैं आप, मान लीजिए पोइट्री लिखते हैं, और या फिर आप एक डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं, तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। या कोई इन्वेंशन होता है तो वो इन्वेंशन भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में है। तो ये सभी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स हैं उनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला जाता है, जिसके थ्रू जो भी उनका क्रिएटर है या जिसके भी वो थॉट्स या आइडियाज़ हैं उसको मॉनेटरी हम कह सकते हैं कि कुछ एडवांटेज मिलता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है आपका। डिटेल में पढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉपीराइट, एक पेटेंट और एक आपका ट्रेडमार्क। So what is intellectual property? So intellectual property refers to the creation of the mind, that is invention, literacy, artistic work and symbols, names, images and designs used in the commerce. There are 2 categories. First of all, industrial property, that is invention, patent, trademarks, industrial design, and second one is copyright, which includes literacy and artistic work. तो यहाँ और थोड़ा डिटेल में बताया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है क्रिएशन ऑफ द माइंड, और क्रिएशन ऑफ द माइंड में क्या आएगा आपका? इन्वेंशन आ जाएंगे सभी, लिटरेसी वर्क आ जाएगा, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क, सिम्बल्स, नेम्स, डिज़ाइन, इमेजेस, जो भी कॉमर्स में यूज़ होती हैं वो सभी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएंगी। और अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी अगेन 2 कैटेगरी। एक तो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जैसे कोई इन्वेंशन है, ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, और सेकंड है आपका कॉपीराइट, जिसमें लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क आता है। बेसिकली जो कॉपीराइट होता है वो आपका लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है। जैसे कोई बुक आपने लिखी है तो उसके लिए आपका कॉपीराइट आपको लेना होगा अगर आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो। साथ ही में अगर कोई पेंटिंग है मान लीजिए, या किसी ने म्यूज़िक कंपोज किया है, तो ये सब आपका इसके लिए कॉपीराइट लिया जाता है। और जितने इन्वेंशंस होते हैं इसके लिए जनरली हम पेटेंट लेते हैं। तो हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक ओवरऑल एक आइडिया समझ लीजिए आप क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली हम पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं। Now, intellectual property is the creation of the mind of an individual which has a commercial and moral values. Intellectual property rights, that is IPR, grants exclusive right to the author for utilizing and benefiting from their creation. And types are patent, copyright, trademark, design, database, trade secret. तो ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बेसिकली तो यही है आपका पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। लेकिन आगे अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए तो डिज़ाइन, डेटाबेस और ट्रेड सीक्रेट भी, ये सब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। इनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं IPR, इट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, तो इससे एडवांटेज क्या मिलता है? इससे एडवांटेज मिलता है आपका, इससे बेनिफिट ले सकते हैं जिसने भी इसे जो ऑथर है उसे यूटिलाइज़ कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसके पास है तो। और इसकी एक कमर्शियल और मोरल वैल्यू होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। सो हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ क्रिएशन ऑफ द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ ए commercial and moral values. Intellectual property right grants exclusive right
to an author for utilizing and benefiting from their creation. And the types are patent, copyright, trademark, design, database and trade secret. तो वन बाई वन बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट. कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स समवन who creates an original work. An original work can be a book, a play or website among others. The goal of the copyright is to prevent unauthorized copying of your work. तो बात करते हैं सबसे पहले कॉपीराइट की. देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये तो कंफर्म है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा. मोर देन वन क्वेश्चन मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये 10 मार्क्स का है आपका साइबर एथिक्स और लिमिटेड टॉपिक है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक मेन टॉपिक है. तो आई थिंक कि 3 to 4 क्वेश्चंस मिलने चाहिए यहाँ से. और डेफिनेटली कॉपीराइट से, एक पेटेंट से, मे बी वन ट्रेडमार्क से हो और एक डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकता है. तो 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर. तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कॉपीराइट का. तो जो कॉपीराइट है, जैसे मैंने बताया आपको, कॉपीराइट प्रोटेक्ट समवन हु क्रिएट्स एन ओरिजिनल वर्क. तो कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क के लिए लिया जाता है आपका. जैसे कोई म्यूज़िक कंपोज किया है, कोई नोवेल लिखा है, कोई बुक लिखी है, या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखी है किसी मूवी की, या फिर कोई पेंटिंग है, तो इसके लिए सबके लिए कॉपीराइट लिया जाता है. कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है आपने, कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन प्रिपेयर किया है आपने, ठीक है, कोई ब्लॉग लिखा है आपने, तो इन सभी के लिए कॉपीराइट लिया जाता है. तो ये सभी आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है. तो आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट लिया जाता है. तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट समवन हु क्रिएट्स एन ओरिजिनल वर्क. तो उसको प्रोटेक्ट करता है जिसका कोई अपना ओरिजिनल वर्क है, ठीक है. आपके अपने आइडियाज़ हैं, आपके अपने थॉट्स हैं, आपने कोई ब्लॉग लिखा है या बुक लिखी है, तो ये भी आपका कॉपीराइट के अंदर आएगा. तो कॉपीराइट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है आपका अनऑथराइज्ड कॉपिंग करने से जो आपका वर्क है. कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी अदर पर्सन ने आपके वर्क को विदाउट आपकी परमिशन के आप वो यूज़ कर रहा है तो यूज़ नहीं कर सकता. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर किया भी है तो उसे पे करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको. तो अगर आपके पास IPR है, उसके कॉपीराइट्स हैं उसके आपके पास, तो द कॉपीराइट प्रोटेक्ट समवन हु क्रिएट्स एन ओरिजिनल वर्क. तो कॉपीराइट लिटरेसी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है. लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए हमेशा कॉपीराइट लिया जाता है, क्योंकि जब हम पेटेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा. लेकिन जितने भी लिटरेसी से रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्क होते हैं वो सभी आपका कॉपीराइट लिया जाता है. बुक लिखना है, नोवेल लिखना है, म्यूज़िक कंपोज करना है, पेंटिंग है कोई, ठीक है, ब्लॉग लिखना है, कोई डिज़ाइन प्रिपेयर किया है आपने, स्क्रिप्ट लिखी है, ब्लॉग लिखा है, तो इन सब के लिए क्या होगा, ये सब के लिए होगा कॉपीराइट. तो जितने भी आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, जितने भी आर्टिस्टिक वर्क के लिए आपका कॉपीराइट होता है आपका. और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है इसका अनऑथराइज्ड कॉपी होने से रोकना. वेट ए सेकेंड. ओके, तो आई थिंक कॉपीराइट क्लियर हो गया होगा इस समय. लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए क्या किया जाता है आपका कॉपीराइट. चलिए आगे देखते हैं. तो देखिए अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं. ये देख लीजिए, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स. कॉपीराइट क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? तो 5 बेसिक कैटेगरी बना रखी है इसमें. लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, आर्किटेक्चरल. पहला बुक का है लिटरेसी से रिलेटेड. आपने कोई बुक लिखी है, इवन आपने कोई ब्लॉग भी लिखा है, ठीक है, और आप उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उसका कॉपीराइट लेना पड़ेगा. कोई स्क्रिप्ट लिखी है, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, कोई पोएम लिखी है आपने, ये सब इसमें आएगा, लिटरेसी वर्क में आएगा आपका. तो ये इस सब के लिए कॉपीराइट लिया जाता है. ड्रामेटिक, कोई प्ले लिखा है आपने, कोई मूवी की स्क्रिप्ट है, तो ये सब आपका किस में आएगा, ये भी सब कॉपीराइट में आएगा. म्यूज़िकल है, आपने कोई म्यूज़िक कंपोज किया है तो वो भी किस में आएगा, वो भी आपका, उसके लिए भी आपको कॉपीराइट लेना पड़ेगा. आर्टिस्टिक है, कोई पेंटिंग है आपने बनाई है, तो वो भी आपका, आप कॉपीराइट से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आर्किटेक्चरल है, कोई डिज़ाइन प्रिपेयर किया किसी बिल्डिंग का आपने, तो वो भी किस में आएगा, उसके लिए भी आप कॉपीराइट ले सकते हैं. तो ये सब, इन सभी ये सब कैटेगरीज़ हैं जहाँ आप कॉपीराइट से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक, आर्किटेक्चरल.
और डेफिनेशन वही सिंपल सी है कि लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए हमेशा कॉपीराइट लिया जाता है। लाइसेंसिंग की बात अगर हम करें तो व्हेन ए कॉपीराइट ऑनर गिव्स परमिशन टू अ पर्टिकुलर पार्टी टू यूज़ अ कॉपीराइटेड वर्क फॉर ए स्पेसिफिक रीज़न। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, इस एग्जांपल की हम बाद में बात करेंगे, पहले लाइसेंसिंग की बात करते हैं। देखिए, एक बार अगर कॉपीराइट ले लिया आपने तो अभी किसी और पर्सन को उसको यूज़ करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली लाइसेंस लेना पड़ेगा तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो जो भी ऑथर होगा जिसका ओरिजिनल वर्क होगा उसे फाइनेंशियली बेनिफिट होगा ऑब्वियसली। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक ये बच्ची है, तो ये इसने मान लीजिए कॉपीराइट ले रखा है एक सॉन्ग का नेम है ओ ये वट एवर इट इज़। तो अभी ये जो दूसरा जो बच्चा है ये देख रहा है उसको कि हाँ ठीक है ये सॉन्ग है, अब उसको यूज़ करना चाह रहा है अपने लिए, मतलब कहीं भी किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसको उससे कॉपीराइट लेना पड़ेगा। जब तक कॉपीराइट नहीं होगा इस सॉन्ग को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक बेनिफिट होता है। और इसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस, इस प्रोसेस को लाइसेंसिंग बोलते हैं। तो व्हेन ए कॉपीराइट ऑनर गिव्स परमिशन टू अ पर्टिकुलर पार्टी टू यूज़ अ कॉपीराइटेड वर्क फॉर ए स्पेसिफिक रीज़न, तो जो ऑनर होता है जब वो परमिशन दे देता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को या पर्सन को कि वो अपने उसके वर्क को पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो और किस तरीके से आप यूज़ करोगे, तो ये भी आपका मेंशन रहता है, जिसे लाइसेंसिंग बोलते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में समझा रखा है आपका। What a copyright? Copyright allows authors, musicians, artists, etc. to make money off their labor. It prevents others from taking their work for free. It also prevents people from altering the work without permission. देखिए, अब 3 एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कॉपीराइट अलाउ करता है जो आर्टिस्ट होते हैं, ऑथर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनकी जो भी मेहनत होती है उसके लिए उनको बेनिफिट मिलता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड इसका एडवांटेज है, इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम टेकिंग देयर वर्क फॉर फ्री। तो कोई भी उनके काम को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ नहीं कर सकता। किसी की मेहनत है, आर्टिस्ट की, म्यूजिशियन की है या ऑथर की, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट को यूज़ नहीं कर सकता। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम अल्टरिंग वर्क विदाउट परमिशन। कोई भी उनके वर्क को अल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता उनकी परमिशन के बगैर। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाह रहा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिखी मूवी की, ठीक है, अब उसके पास कॉपीराइट है, तो आप उससे मिलती जुलती कोई स्क्रिप्ट लिख के आप उसको अगर उस पर कोई मूवी बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया, कैरेक्टर्स का नेम चेंज कर दिया और लोकेशन चेंज कर दी और स्क्रिप्ट लगभग वही है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी इसमें ये भी है कि अगर आपको यूज़ करना है तो ठीक है, उसके लिए तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके वर्क को आपको विदाउट परमिशन आप ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते आप। तो चेंज करने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, so copyright allows authors, musicians, artists, etc. to make money off their labor. First thing, it prevents others from taking their work for free. Second thing, it also prevents people from altering the work without permission. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉपीराइट के बारे में। तो ये कॉपीराइट कंप्लीट हो गया आई थिंक स्टूडेंट। अभी हमको ये क्लियर समझ में आ चुका होगा, अभी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क के लिए, ठीक है, लिया जाता है। आर्टिस्टिक वर्क के लिए आपको कॉपीराइट लिया जाता है। कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए लिया जाता है और मेनली जो आर्टिस्टिक वर्क होता है आपका उसके लिए लिया जाता है। और आर्टिस्टिक वर्क में क्या आएगा, 1 मिनट 80 सेकेंड, ओके। लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क दोनों के लिए कॉपीराइट लिया जाता है। तो दूसरी बात ये है कि इसे करने से आपका जो आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, ऑथर्स हैं, उनको उनके वर्क के लिए, उनके लेबर के लिए, उनकी मेहनत के लिए पैसे मिलते हैं इसमें। तो ये एक एडवांटेज रहता है। और कोई भी उस काम को, जो उनका काम है, उनका ओरिजिनल वर्क है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब पेटेंट की। पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ एन इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम
इन lieu of full disclosure of his invention। तो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली, और ये एक इन्वेंशन के लिए जनरली प्रोवाइड करते हैं हम, और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इन्वेंशन के लिए पेटेंट, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आपका आर्टिस्टिक वर्क के लिए, लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट, और इन्वेंशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं हम पेटेंट। सो अ पेटेंट इज़ अ प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड टू द इंटरव्यू बाय द पेटेंट ऑफिस। ये पेटेंट ऑफिस से एक राइट मिलता है, एक्सक्लूसिव राइट मिलता है इन्वेंटर को, और द राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल और सेलिंग और importing the invention into the jurisdictions limited by the term 17 to 20 years to scope of this patent, the jurisdiction, and subject to the right to other patent and agreement once issued, patentee must enforce the rights। तो देखिए दो तीन बात है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पहले हमको ये क्लियर हो चुका है कि आर्टिस्टिक वर्क के लिए, ठीक है, और लिटरेसी वर्क के लिए पेटेंट किया जाता है, और कॉपीराइट किया जाता है, और इन्वेंशन के लिए पेटेंट। कोई इन्वेंशन है, ठीक है, या कोई फॉर्मूला है, तो जैसे अभी वैक्सीनेशन के लिए अगर हम बात करें, वैक्सीन की बात करें, तो ये कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तो इसके लिए जो इसका फॉर्मूला है उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो दिया गया है डिफरेंट, तो उसके लिए पेटेंट रिजर्व्ड है। पेटेंट के थ्रू तो जिस कंपनी ने ये बनाया है, ठीक है, कि इस तरीके से वैक्सीन बनती है, ये इसका कंपोजिशन होगा, उसके लिए पेटेंट किया जाएगा। अब वो जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी को देगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके पास ये राइट्स होंगे कि वो से सिर्फ वही यूज़ कर सकती है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। वही फार्मास्यूटिकल कंपनी यूज़ कर सकती है जिसने उसके पेटेंट्स के राइट्स लिए होंगे, ठीक है, तो और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो पेटेंट जनरली इन्वेंशंस के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए, इंजीनियरिंग वर्क के लिए आपका पेटेंट लिया जाता है। तो इसमें आपका जो टाइम पीरियड रहता है वो जनरली 17 से 20 ईयर्स के बीच में रहता है, मैक्सिमम 20 ईयर्स मान के चलिए। और इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन अटैच रहती हैं कि ये आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो राइट्स हैं आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसे किसको सेल करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब इसमें राइट्स प्रिजर्व रहते हैं इसके अंदर। तो ये पेटेंट के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं, सेकंड थिंग इसका जो टाइम पीरियड है वो 17 to 20 ईयर्स है, और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके थ्रू आप सेल करने के, ऑफ़र करने के, यूज़ करने के, उसके मेकिंग के, ये राइट्स आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स रहते हैं कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक बार इश्यू हो गया तो पेटेंट ही इन राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कहीं भी, ज्यूरिडिक्शन में, एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन में अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की। तो देखिए कॉपीराइट का और पेटेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ट्रेडमार्क थोड़ा सा उनसे बिल्कुल अलग है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है आपका एक ये डिस्टिंक्टिव साइन होता है विच आइडेंटिफाइज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी फ्रॉम दोज ऑफ अनदर, जो ये आइडेंटिफाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से। एंड द ट्रेडमार्क हेल्प्स कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई एंड चूज बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन एंड क्वालिटी, ठीक है। तो इस ट्रेडमार्क को समझिए आप ऐसे कि ट्रेडमार्क एक डिस्टिंक्टिव साइन है जिसके थ्रू कस्टमर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। प्रोडक्ट की अपनी एक गुडविल होती है, उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिस्टिंक्टिव साइन दिया जाता है जो जनरल कंपनी लेती हैं, जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोका कोला का भी एक जो बोतल है उस पर भी एक सिंबल बना होता है, कोका कोला भी एक कलर कॉम्बिनेशन होता है जिसका, ऐसा नहीं कि जैसे इसमें अभी रेड कलर से लिखा हुआ तो दूसरी किसी को कोका कोला में आपको ब्लू कलर से लिखा हुआ मिलेगा। तो फॉन्ट स्टाइल से लेके कलर कॉम्बिनेशन से लेके एक ट्रेडमार्क दिया जाता है, एक डिस्टिंक्टिव साइन होता है, इवन बोतल का स्पेसिफिक शेप भी होता है। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्टिव साइन जो है ये पहचानता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो यूज़र या कस्टमर इस साइन के थ्रू प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, वो क्योंकि प्रोडक्ट को जानता है, प्रोडक्ट को पहचानता है, और प्रोडक्ट की अपनी गुडविल होती है। तो कंपनी ट्रेडमार्क को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यूज़र को बताने के लिए कि ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इस साइन को देख के समझ जाइए कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो एक डिस्टिंक्टिव साइन होता है
जो आइडेंटिफाई करता है गुड्स और सर्विसेज दोनों को। ये खाली गुड्स पर अप्लाई नहीं होता है, सर्विसेज पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पर अप्लाई होता है, और जिसके थ्रू, क्योंकि देखिए एक ही फील्ड में डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनके सेम प्रोडक्ट होते हैं, और उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए ये साइन प्रोवाइड कराया जाता है। इसके थ्रू कंपनी की रेपुटेशन अटैच रहती है। रेपुटेशन, इससे हम कह सकते हैं कि रेपुटेशन लगी हुई होती है कि एक कंपनी की रेपुटेशन होती है, उसकी अपनी गुडविल होती है मार्केट में, और कस्टमर उस प्रोडक्ट के उस डिस्टिंक्टिव साइन के थ्रू ही उस कंपनी के प्रोडक्ट को पहचानता है। और ये सभी आइटम्स पर है, सभी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सभी पर, जितनी भी आपकी देखेंगे, जितनी भी आपके गुड्स या सर्विसेज होती हैं जो ब्रांडेड हैं, जिसे हम ब्रांड बोलते हैं, तो उनका एक डिस्टिंक्टिव साइन होता है। उस साइन के थ्रू आप पहचानते हैं। आप भी मार्केट में गए होंगे कुछ भी परचेज़ करने के लिए, तो आपको वो साइन देखने को मिलेगा। शूज़ से लेके आप कुछ भी आप परचेज़ कीजिए, कोई भी एक अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी परचेज़ कर रहे हैं तो उसका एक साइन होगा। उस साइन के थ्रू आप कंपनी के प्रोडक्ट को पहचानते हैं, ठीक है। और ये हर जगह अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर या सिर्फ क्लॉथ्स पर, या फिर ये अप्लाई होता है। ये जितने भी आइटम्स आते हैं मार्केट में, खाने पीने की चीज़ भी आती हैं आपकी, ठीक है, तो उसका भी होता है, उन पर भी एक साइन रहता है आपका। तो ये एक साइन के थ्रू पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। So a trademark helps consumer to identify and choose between product or services based on their reputation and quality। तो कंपनी की अपनी एक रेपुटेशन है, उसकी क्वालिटी है, उसके थ्रू कस्टमर उस डिस्टिंक्टिव साइन के थ्रू से आइडेंटिफाई कर पाता है। अब व्हाट इज़ अ ट्रेडमार्क फॉर? ट्रेडमार्क किसके लिए है? अ ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज अ कंपनी टू द कस्टमर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क के थ्रू कस्टमर कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाता है। कस्टमर्स नो द ट्रेडमार्क, कस्टमर जानता है कि कंपनी का ट्रेडमार्क क्या है। दे हैव लर्न टू ट्रस्ट दैट कंपनी मेक्स गुड प्रोडक्ट, और उसको ये भरोसा है कि कंपनी गुड प्रोडक्ट बनाती है, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तो उस ट्रेडमार्क के थ्रू, इस डिस्टिंक्टिव साइन के थ्रू कस्टमर कंपनी को रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो इसलिए ट्रेडमार्क का यूज़ किया जाता है। एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ। ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज द कंपनी टू द कस्टमर। फर्स्ट थिंग, ट्रेडमार्क के थ्रू कस्टमर कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाता है। कस्टमर नोज द ट्रेडमार्क, कस्टमर जानता है कंपनी का क्या ट्रेडमार्क है। वेट अ सेकेंड। दे हैव लर्न टू ट्रस्ट दैट कंपनी मेक्स गुड प्रोडक्ट, और उसको ये भरोसा होता है कि कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। अगर इसका ट्रेडमार्क है, ये साइन है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब अगर बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट एक्सप्रेशंस नॉट आइडियाज़। कॉपीराइट एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करता है, आइडियाज़ को नहीं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है आर्टिस्टिक वर्क को। आर्टिस्टिक वर्क के लिए क्या यूज़ होता है? कॉपीराइट। तो हम कह सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स एक्सप्रेशंस नॉट आइडियाज़। पेटेंट में प्रोटेक्ट आइडियाज़, वो इन्वेंशन है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट आइडियाज़ दैट हैव बीन रिड्यूस्ड टू प्रैक्टिस। एंड ट्रेडमार्क की जहाँ तक बात है, तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट गुडविल एसोसिएटेड दैट विद मार्क। तो उसके साथ जो कंपनी की गुडविल अटैच है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट में जो टाइम पीरियड है वो है लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 70 ईयर्स। तो आप मान के चलिए 170 ईयर्स। लाइफ ऑफ ऑथर मैक्सिमम 100 ईयर होगी, तो 100 प्लस 70 170। तो कहीं 170 लिखा हुआ आएगा, कहीं आपको मिलेगा लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 70 ईयर्स। तो बोथ आर करेक्ट। पेटेंट मैक्सिमम 20 ईयर्स, ये हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ट्रेडमार्क 10 ईयर्स ऑफ इंक्रीमेंट। ट्रेडमार्क 10 ईयर्स के लिए मिलता है, और आफ्टर 10 ईयर्स आपको रिन्यूअल कराना होता है, अदरवाइज वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो आप उसे लाइफ टाइम रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं, फॉर एवर, हमेशा के लिए, लेकिन आपको हर 10 ईयर्स के बाद उसे रिन्यूअल कराना होगा। तो इसमें 10 ईयर का इंक्रीमेंट होता है ट्रेडमार्क में। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, और अभी और भी कुछ है इसमें पढ़ाने के लिए, लेकिन आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम एक बार डिफरेंस और इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, डिफरेंस को, और साथ में कुछ साइबर एथिक्स से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे प्लेगरिज्म है, ठीक है, और आपके क्राउड सोर्सिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेट न्यूट्रलिटी है, इंटरनेट एडिक्शन है। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।